नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट इंजीनियरिंग में। और आज का वीडियो है हमारा थर्ड हाइड्रोलिक पार्ट 3। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो और आपको कुछ जानने को मिलेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको और आप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ जान लेंगे हाइड्रोलिक के बारे में। एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले जो मेरे हाइड्रोलिक पार्ट 1 और 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप पड़ेगी वैसे वैसे आपको बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोलिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको, और एंड स्क्रीन पर भी आपको इसके लिंक मिलेगी, तो आप ज़रूर देख लीजिए हाइड्रोलिक पार्ट 1 एंड हाइड्रोलिक पार्ट 2 हाइड्रोलिक। और आज शुरू करने जा रहा हूँ हाइड्रोलिक पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोलिक पार्ट 3, और बने रहिए चैनल पर और पूरा देखिए इसको। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे हाइड्रोलिक्स पार्ट 3 वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक सिस्टम के बारे में। डिटेल में हम समझेंगे हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम क्या होते हैं, हाइड्रोडायनामिक सिस्टम क्या होते हैं, हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन के बारे में इसमें डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक वर्सेस हाइड्रोडायनामिक सिस्टम के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों किस तरह से होते हैं। एडवांटेज ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव्स देखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव्स देखेंगे, उनके डिसएडवांटेज देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव्स के, एडवांटेज देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव्स के, और हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की कौन कौन सी टास्क वो परफॉर्म करता है उसके बारे में हम देखेंगे। और हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे कि ऐसा हाइड्रोलिक फ्लूइड्स होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक सिस्टम को हम समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के बारे में। ए हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम यूजेस फ्लूइड प्रेशर टू ट्रांसमिट पावर। इस एक सिंगल लाइन से ही क्लियर हो गया है कि हम फ्लूइड प्रेशर को यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। अब ये आप इस पिक्चर इमेज से आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। नीचे इमेज में देखिए एक पंप है। पंप क्या कर रहा है, हम रिजर्वायर से ले रहे हैं और पंप से प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व से प्रेशर रेगुलेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक कंट्रोल एलिमेंट है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। उसके थ्रू हम डायरेक्शन, उस फ्लूइड का डायरेक्शन, प्रेशराइज्ड फ्लूइड का डायरेक्शन चेंज करके सिलेंडर का मूवमेंट ले रहे हैं, या फिर हम एक्चुएटर का मूवमेंट ले रहे हैं। तो बहुत क्लियर है कि हम प्रेशराइज्ड फ्लूइड से हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब पहले हम फ्लूइड को प्रेशराइज कर रहे हैं और फिर उससे पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स डील विद द मैकेनिक्स ऑफ स्टिल फ्लूइड, मतलब कि आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं इस सेंटेंस से कि हम स्थिर फ्लूइड, मतलब जो कि फ्लूइड मूवमेंट नहीं कर रहा है, पहले हमने क्या किया, उसको प्रेशराइज किया और स्थिर है, वो इधर उधर नहीं भाग रहा है, फिक्स्ड फ्लूइड है, मूवमेंट नहीं है। उस फ्लूइड को हमने पहले प्रेशराइज किया, फिर उसको कंट्रोल एलिमेंट से पास करेंगे और मूवमेंट लेंगे। तो हाई प्रेशर फ्लूइड से हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक्स डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ स्टिल फ्लूइड्स एंड यूजेस द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन इन फ्लूइड। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होगी, जो प्रेशर हमने यहाँ जनरेट किया इसके आगे दिया, वही प्रेशर जब यहाँ पर आएगा ये मूवमेंट करेगा, फिर जब तक वो प्रेशर पूरी लाइन में इक्वल ना हो जाए तब तक वो मूवमेंट करता रहेगा, और जब ये स्टॉप हो जाएगा लिमिट पर आकर, तब वो पूरी लाइन में प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सारा प्रेशर एक बराबर हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि यूज़ द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन इन फ्लूइड। फ्लूइड में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस पर ये वर्क करता है। द सिस्टम क्रिएट्स हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं क्योंकि हाई प्रेशर से होगा, बड़े हैवी लोड लिफ्ट कर रहे हैं हम या फिर हैवी मूवमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाई प्रेशर हम इस पर क्रिएट करते हैं। द सिस्टम क्रिएट्स हाई प्रेशर एंड थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है आपको, एंड अ कंट्रोल एलिमेंट, अभी मैंने बात की कंट्रोल एलिमेंट की। दिस प्रेशर ड्राइव्स एन एक्चुएटर लीनियर और रोटरी, ये लीनियर एक्चुएटर है जिसे ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे रोटरी एक्चुएटर भी हो सकते हैं जिसे कि वो ड्राइव करेगा। मतलब क्या है, रिजर्वायर है, वहाँ से पंप ने प्रेशराइज किया, अभी फ्लूइड वो यहाँ पर आके स्टॉप है, प्रेशराइज्ड है। जब हम कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करेंगे तब सिलेंडर मूवमेंट होगा, उस समय फ्लूइड फ्लो होगा। बहुत ही
छोटे पाथ में फ्लो होगा, ज़्यादा लंबा पाथ नहीं होगा, और वो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन तक फ्लो होगा और इक्विलिब्रियम में आके स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत क्लियर है कि द सिस्टम क्रिएट्स हाई प्रेशर एंड थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन एंड अ कंट्रोल एलिमेंट दिस प्रेशर ड्राइव्स एन एक्चुएटर लीनियर और रोटेशनल। द रिलेटिव स्पेशल पोजीशन ऑफ दिस पंप इज आर्बिट्ररी। पंप की पोजीशन जो है वो आर्बिट्ररी हो सकती है, बट ज़्यादा दूर नहीं रख सकते। अगर हम इसे मान लो ज़्यादा दूर रखते हैं, बट शुड नॉट बी लार्ज, वेरी लार्ज ड्यू टू लॉसेस, मस्ट बी लेस देन 50 मीटर। अगर हम ये ज़्यादा दूर रखेंगे तो लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी, जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा, लाइन लॉस होगा, उसमें लीकेजेस हो सकते हैं, चांसेस हैं उसके काफ़ी जगह पे ड्रॉप होने पे, क्योंकि हाई प्रेशर पे हम वर्क कर रहे हैं। सिलेंडर हाई लोड लिफ्ट करते हैं, हाई लोड पर वर्क करते हैं हम, तो इस सिस्टम में हम इसे ज़्यादा दूर नहीं rखते हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि मस्ट बी लेस देन 50 मीटर, 50 मीटर से अंदर में रखेंगे, जो कि ठीक हमें परफॉर्मेंस देगा, लॉसेस कम होंगे। An example of pure hydrostatic is the transfer of force in hydraulics। अब हाइड्रोलिक्स क्या है, देखिए हाइड्रोलिक्स जो हम बोल रहे हैं ना, वो ये सारे सिस्टम को हाइड्रोलिक्स बोला जाता है। जिस जनरल जो टर्म है हाइड्रोलिक्स, वो हाइड्रोस्टेटिक्स के लिए ही, हाइड्रोडायनामिक्स के लिए हम जनरली हाइड्रोलिक्स नहीं बोलते हैं। हाइड्रोलिक्स जो सिस्टम हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक सिलेंडर, हमारा जेसीबी है, क्रेन है, ये जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम हम देखते हैं, ये सब हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो चुका है हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम हमको बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे हाइड्रोडायनामिक सिस्टम को, यहाँ समझेंगे। हाइड्रोडायनामिक सिस्टम क्या कहता है? हाइड्रोडायनामिक सिस्टम यूजेस फ्लूइड मोशन टू ट्रांसमिट पावर। फ्लूइड का मोशन है, जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उस फ्लूइड के मोशन से हम जब पावर ट्रांसमिट करते हैं, उस मोशन को यूज़ करके हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, वो हाइड्रोडायनामिक सिस्टम में कंसीडर किया जाएगा। इट इज़ वेरी क्लियर। क्या है हाइड्रोडायनामिक सिस्टम में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? मूवमेंट, मोशन, फ्लूइड मोशन को, फ्लूइड मोशन के थ्रू हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी देखेंगे हम, यहाँ पर एक वाटर डैम है और यहाँ पर एक वाटर टरबाइन है, ठीक है ना। अब उसमें हम टनल के थ्रू जब हम हाई स्पीड से जो फ्लो है, वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स के थ्रू, तो वो काफ़ी मूवमेंट में हाई स्पीड में है, और वो क्या कर रहा है, उस मोशन के कारण हमारी टरबाइन जो है रोटेट कर रही है, उस टरबाइन के रोटेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम देखते हैं हाइड्रोडायनामिक सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। पावर ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड के कारण। जैसा कि हम देख रहे हैं डैम से जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, हाई स्पीड में जो वाटर फ्लो हो रहा है, उस फ्लो के कारण, उस फ्लो में क्या है, वाटर में काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, हमारी टरबाइन को रोटेट कर रही है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पावर ट्रांसमिट कर रही है, वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है हमारी टरबाइन को। ठीक है, ये काफ़ी क्लियर यहाँ पर विजन आपको दिख रहा है। हाइड्रोडायनामिक डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ मूविंग एंड यूजेस फ्लो थ्योरी। हाइड्रोडायनामिक सिस्टम क्या होगा, जो मैकेनिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड पे को यूज़ करता है या उससे डील करता है, या फ्लूइड फ्लो थ्योरी को यूज़ करता है। इसको डील करने वाली जो हमारी साइंस है उसे हाइड्रोडायनामिक्स कहेंगे, या उस स्टडी को हम हाइड्रोडायनामिक्स कहेंगे। द पंप यूज्ड इन हाइड्रोडायनामिक सिस्टम इज़ ए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब इसमें वेरी क्लियर है कि वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। अभी हम ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये कौन से, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। मैंने काफ़ी उसके लिए वीडियो रेडी कर रहा हूँ, तो हम डिटेल में समझेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं आगे हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में, तो हम हाइड्रोडायनामिक्स पे पूरा कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर। द रिलेटिव स्पेशल पोजिशन ऑफ द प्राइम मूवर इज फिक्स्ड। द रिलेटिव स्पेशल पोजिशन ऑफ द प्राइम मूवर इज फिक्स्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर हाइड्रोडायनामिक is
द कन्वर्जन ऑफ फ्लो एनर्जी इन टर्बाइंस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसा कि अपन शुरू में एग्जांपल में देख चुके हैं कि हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट में जो मूविंग फ्लूइड है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके थ्रू हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं मूविंग फ्लूइड से। तो ये है हाइड्रोडायनामिक सिस्टम, इसको हम समझेंगे। ये है हाइड्रोडायनामिक सिस्टम जो डील करता है फ्लूइड मोशन से, मैकेनिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड और फ्लो थ्योरी से। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन। हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? हाइड्रो और ऑलस, ये पहले भी हम देख चुके हैं। हाइड्रो मतलब वाटर और ऑलस मतलब पाइप। अब इसके बाद देखेंगे हाइड्रोडायनामिक पावर ट्रांसमिशन क्या है। हाइड्रोडायनामिक पावर ट्रांसमिशन कैसे होती है? उसमें टर्बो पंप और एंड टरबाइन होते हैं। टर्बो पंप और टरबाइन होते हैं जो कि हमारे पावर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पावर ट्रांसमिशन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं इसमें, वो भी क्लियर है। उसके बाद देखेंगे द रिलेटिव स्पेशल पोजीशन इज फिक्स्ड। हमारी जो रिलेटिव स्पेशल पोजीशन है वो फिक्स होगी, वो बदलेगी नहीं। किस चीज़ की? जो हमारे प्राइम मूवर कॉम्पैक्ट यूनिट। इसमें हम देखेंगे ये कॉम्पैक्ट यूनिट भी है। इसमें ओपन फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो थ्योरी पे वर्क करता है, इसलिए इसकी स्पेशल पोजीशन जो है फिक्स होती है। दूसरा हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पावर ट्रांसमिशन। अब ये हाइड्रोस्टैटिक पावर ट्रांसमिशन हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होगा जो कि प्रेशर जनरेट करेगा। क्या है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है कि सिंगल डायरेक्शनल रहता है। इसके डिटेल में हम समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों यूज़ करते हैं। वो हम हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हमको इजीली प्रेशर क्रिएट करके देता है। क्रिएट हाई प्रेशर एंड थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन एंड कंट्रोल एलिमेंट। दिस प्रेशर ड्राइव्स एन एक्चुएटर लीनियर और रोटेशनल। हाई प्रेशर के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन और कंट्रोल एलिमेंट्स के थ्रू हम प्रेशर से ड्राइव देते हैं एक्चुएटर्स को। हाई प्रेशर फ्लूइड से हम एक्चुएटर को ड्राइव देते हैं। लीनियर या रोटेशनल कोई भी एक्चुएटर हो सकते हैं। और द रिलेटिव स्पेशल पोजीशन इज आर्बिट्री बट शुड नॉट बी वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ लॉसेस। क्योंकि ये हाई प्रेशर पे वर्क कर रहा है तो लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे कम से कम डिस्टेंस पर हम इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा दूरी पर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक वर्सेस हाइड्रोडायनामिक सिस्टम को अब हम समझने वाले हैं, दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं बहुत इजीली और बहुत ही शॉर्ट और स्वीट फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, रफली स्पीकिंग अगर देखें तो जो पावर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू फ्लो, जहाँ पर लार्ज फ्लो है और प्रेशर कम है वो होगा हाइड्रोडायनामिक ट्रांसमिशन। मतलब वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हाइड्रोडायनामिक पावर ट्रांसमिशन को। और जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और फ्लो कम है वो होगा हाइड्रोस्टैटिक पावर ट्रांसमिशन। ये एक बहुत ही रफली हम इजीली समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्टेटमेंट है, बट देयर इज़ नो जनरल रूल। ये जनरल रूल नहीं है, डिपेंड्स ऑन द टास्क, ये टास्क डिपेंडेंट है, बट इसे हम जनरली समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। देखिए, पावर डेंसिटी है, इसमें हम बहुत ईजी देखेंगे। ये नीचे ये वाला जो कर्व है ये हाइड्रोडायनामिक कर्व है, ये हाइड्रोस्टैटिक का कर्व है। इसमें क्या हो रहा है? पर केजी ऑफ पावर कितना है? पर केजी ऑफ पावर, ये हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो हम लोड लिफ्ट कर रहे हैं या जो हम वर्क कर रहे हैं, वो पर उसमें पावर कंजम्पशन है। तो पावर कंजम्पशन रेट क्या, उसके लिए पर केजी के लिए कितने पर किलोवाट जो लग रहा है, वो रेशो जो है, जैसे जैसे हाइड्रोस्टैटिक में देखेंगे तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे तो ये रेशो भी बढ़ता जाएगा। जबकि हाइड्रोडायनामिक सिस्टम में क्या होगा? ये अपोजिट हो जाएगा। को पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा लोड उठाने के लिए, ज़्यादा वर्क करने के लिए, बड़े काम करने के लिए, लेकिन जो उसकी डेंसिटी है, मतलब हमें जो रेशो है वेट टू पावर, वो हाइड्रोडायनामिक्स से, जहाँ मतलब इसमें ये समझ लीजिए ये ऑप्टिमम कंडीशन है कि जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा वेट उठाना है या बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर वर्क करना है, जैसे टरबाइन रोटेट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हाइड्रोडायनामिक सिस्टम। या फिर हमें छोटे छोटे से मूवमेंट करना है, सिलेंडर लिफ्ट करना है, जैसे क्रेन का हमको बूम लिफ्ट करना है या हाइड्रा का बूम लिफ्ट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम में यहाँ पर हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो कम पावर कंजम्पशन होगी, और अगर हम हाइड्रोडायनामिक सिस्टम यूज़ करेंगे तो इसमें
ज़्यादा पावर यूज़ होगी। तो वेरी क्लियर है कि हमारे पास इफ़िशियंसी जो है वो इसकी अच्छी मिलेगी, और यहाँ पर दोनों लगभग बराबर दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर पावर पर हमें दोनों का रेशो बराबर मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे जनरली लार्जर देन 300 किलोवाट पावर हाइड्रोडायनामिक मोर फेवरेबल। मतलब जो हाइड्रोडायनामिक सिस्टम है ना, जहाँ पे हम 300 किलोवाट पावर से ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जहाँ इससे ज़्यादा पावर हम लगाने वाले हैं, तो वो हाइड्रोडायनामिक सिस्टम मोर फेवरेबल होगा। बट फॉर सॉफ्ट ऑपरेशन स्टार्टिंग ऑफ लार्ज मास, हाइड्रोडायनामिक इज यूज्ड फॉर स्मॉलर पावर आइदर लीनियर मूवमेंट अगेंस्ट लार्ज फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक लीनियर मूवमेंट एंड स्टॉपिंग इन एग्जैक्ट पोजिशन, आल्सो हाइड्रोस्टैटिक। मतलब हम हाइड्रोस्टैटिक्स में लीनियर मूवमेंट लेते हैं, हम मूवमेंट को कहीं पर भी रोक सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन पे रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब हाइड्रोस्टैटिक्स के पार्ट हैं। अब एडवांटेज ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम हम देखेंगे। एडवांटेज क्या है इस फ्लूइड पावर सिस्टम के? बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इसके, यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे फ्लूइड पावर सिस्टम आर सिंपल, ईजी टू ऑपरेट एंड कैन बी कंट्रोल्ड एक्यूरेटली। मतलब काफ़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं ना, क्योंकि हम कंट्रोल वाल है, बहुत ही एक्यूरेसी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड वेरिएशन ऑफ फोर्सेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम किस तरह से डायमीटर, किस तरह से एरिया को हम बढ़ाकर किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर्सेस को। एक छोटी से वेट से हम कितना बड़ा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ये आपने फर्स्ट वीडियो आप अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन एंड वेरिएशन ऑफ फोर्सेस कैसे होता है। अब मल्टी फंक्शन कंट्रोल होते हैं, ये फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया, और सेकंड वीडियो में आपको इसको इजीली आप समझ सकते हैं। इसको सेकंड वीडियो आप जरूर देखिए। मल्टी फंक्शन कंट्रोल है, लो स्पीड टॉर्क है। कम स्पीड में एक्चुअल में क्या होता है, जब कम स्पीड होती है ना तो मोटर वगैरह वो टॉर्क जनरेट नहीं कर पाते। आप देखेंगे इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसे देखेंगे समझ में आएगा। जबकि हाइड्रोलिक में क्या है कि कांस्टेंट फोर्स एंड टॉर्क मिलता है हमको पूरी, चाहे लो स्पीड में चलाएं या हाई स्पीड में चलाएं। हाई स्पीड में क्या इनर्शिया होता है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर में हाई स्पीड में तो अच्छा टॉर्क मिल जाता है, बट लो स्पीड में कम टॉर्क मिलता है। जबकि हाइड्रोलिक में हमें कांस्टेंट फोर्स एंड टॉर्क मिलेगा फुल टाइम, चाहे लो स्पीड में चलाएं या हाई स्पीड में चलाएं। इकोनॉमिकल होगा, काफ़ी इकोनॉमिकल होता है अदर यूनिट से, मैकेनिकल ड्राइव से, अदर ड्राइव से। लो वेट टू पावर रेशो होता है, ये लो वेट टू पावर रेशो होता है। मतलब इसको भी पिछले वीडियो में अच्छे से दिखाया, आप देखेंगे ना, उसको ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम लो वेट टू पावर रेशो है, ये पावर के रेशो में किस तरह से हम वेट को हम कैरी करते हैं। कम पावर जनरेट देकर भी हम काफ़ी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। फ्लूइड पावर सिस्टम कैन बी यूज्ड वेयर सेफ्टी इज फॉर वाइटल इंपॉर्टेंस। फ्लूइड पावर सिस्टम कैन बी यूज्ड वेयर सेफ्टी इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। सेफ्टी हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी परफॉर्मेंस के लिए हमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर सेफ्टी की बात आती है तो हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लूइड पावर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम या फिर अदर कोई मैकेनिकल सिस्टम के लिए, क्योंकि उसमें सेफ्टी के वो फीचर्स थोड़े कम होते हैं। फ्लूइड है तो ये क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होने के कारण ये सेफ़ होता है। अगर इसको आपको समझना है तो इसके लिए आपको फ्लूइड कपलिंग के बारे में आप देख सकते हैं। फोर्क लिफ्ट्स अगर आपने देखी है तो उसमें एक फ्लूइड कपलिंग होती है, इस तरह का उसमें कपलिंग होता है जिसमें साफ्ट होती है, एक कपलिंग यहाँ पर होता है, दोनों के बीच में एक फ्लूइड लेयर होती है। ये फ्लूइड लेयर ये रोटेट करता है हाई स्पीड में, तो ये फ्लूइड के बीच में बहुत कम लेयर होती है और यहाँ फिन्स होते हैं, उसके कारण इस शाफ्ट से पावर इस शाफ्ट में ट्रांसमिट होता है। लेकिन इस पर ओवरलोड होता है तो ये रुक जाता है ऑटोमेटिक, और फ्लूइड जो है अंदर ही उसमें, क्योंकि फ्लूइड से ट्रांसमिट हो रहा है इसलिए ये वाले घूमता रहता है, इसके कारण वो सेफ हो जाता है। हमारा सिस्टम सेफ हो जाता है, मशीन सेफ हो जाती है, इक्विपमेंट सेफ हो जाता है, और हमारा जो पर्सन इन्वॉल्व है वो भी सेफ हो जाता है। तो फ्लूइड पावर वहाँ पर यूज़ होता है सिस्टम। फ्लूइड पावर सिस्टम कैन बी यूज वेयर सेफ्टी इज ऑफ ए वाइटल इंपॉर्टेंस, जहाँ पर वाइटल इंपॉर्टेंस है इसका। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव्स। अब एडवांटेज देखेंगे इसके हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव्स के, तो क्या है, सिंपल मेथड टू क्रिएट लीनियर मूवमेंट,
काफ़ी सिंपल मेथड होती है, इजीली प्रेशर जनरेट करो, कंट्रोल वाल्व के थ्रू पास करो और लीनियर मूवमेंट ले लो। क्रिएशन ऑफ लार्ज फोर्स एंड टॉर्क, हाई एनर्जी डेंसिटी। कंटिन्यूसली वेरिएबल मूवमेंट ऑफ एक्चुएटर, कंटिन्यूस एक्चुएटर का मूवमेंट होगा अप डाउन, जैसा कि आपने देखा है। सिलेंडर जो है वो एक बार हम उसको लिफ्ट करेंगे, फिर जब ज़रूरत है तब डाउन कर लेंगे, फिर लिफ्ट कर लेंगे, कंटिन्यूस मूवमेंट हम इससे ले सकते हैं। सिंपल टर्न अराउंड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, स्टार्टिंग पॉसिबल अंडर फुल लोड फ्रॉम रेस्ट, लो डिले, स्मॉल टाइम कांस्टेंट बिकॉज ऑफ लो इनर्शिया के कारण स्मॉल टाइम कांस्टेंट होता है। सिंपल ओवरलोड प्रोटेक्शन है, वेरी सिंपल। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है फ्लूइड कपलिंग का, आप देख सकते हैं। नो डैमेज इन केस ऑफ ओवरलोड पे डैमेज नहीं होगा, फ्लूइड है वहीं पर रुक जाएगा। ओवरलोड होगा तो वो ऑपरेट ही नहीं होगा। सिलेंडर भी अगर है ओवरलोड हुआ तो सिलेंडर के ऊपर उतना ही प्रेशर जाएगा तो वो ओवरलोड पे ऑपरेट ही नहीं होगा, वहीं रह जाएगा। सिंपल मॉनिटरिंग ऑफ लोड बाय मेजरिंग प्रेशर, और लोड हम प्रेशर से ही मेज़र कर सकते हैं। प्रेशर जो कि हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है, प्रेशर फोर्स के बारे में आपने देखा है, उसमें किस तरह से प्रेशर फोर्स वर्क करता है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं लोड कितना हम कैरी कर रहे हैं, किस तरह का लोड आ रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है लोड में। हम प्रेशर को ही देखकर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। आर्बिट्री पोजीशन ऑफ प्राइम मूवर एंड एक्चुएटर, आर्बिट्री पोजीशन है, आप चाहे भी जहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, मिनिमम जो भी हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है उससे कम में हम उसको रख के ऑपरेट कर सकते हैं, और एक्चुएटर को हम अपने ऑपरेट कर सकते हैं। लार्ज पावर डेंसिटी भी लार्ज है। रिलेटिवली स्मॉल मास फॉर अ गिवन पावर कंपेयर टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के कंपेरिजन में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट। रोबस्ट इंसेंटिव अगेंस्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंटल के लिए भी काफ़ी इंसेंटिव्स है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे हम क्या होते हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। सभी के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वर्किंग फ्लूइड इज़ नेसेसरी, लीकेज प्रॉब्लम, फिल्ट्रेशन, क्योंकि लीकेज होगा उसमें कंटामिनेशन होगा तो फिल्टर भी करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, पहले ही बताया था कि जब हम ज़्यादा डिस्टेंस पर हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी लॉसेस होंगे, इसलिए हमको इसको मिनिमम कम से कम डिस्टेंस पर इसको रखना है पंप को, और कम से कम डिस्टेंस पे ही हमको उसको वर्क लेना है, ताकि हम उसके जो ट्रांसमिशन लॉसेस और अदर लॉसेस है उसको बचा सकें, क्योंकि हाई प्रेशर पे वर्क करता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड के टास्क देखते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड के क्या क्या टास्क होते हैं। प्राइम टास्क क्या होगा उसका, पावर ट्रांसमिशन, प्रेशर एंड मोशन के थ्रू वो पावर ट्रांसमिट करेगा, तो ये उसका प्राइम टास्क है। और होता है सिग्नल ट्रांसमिशन फॉर कंट्रोल, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा कंट्रोल के लिए। सेकेंडरी टास्क क्या होंगे उसकी, लुब्रिकेशन ऑफ रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंपोनेंट टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड वियर, जो भी हमारा सिलेंडर या फिर हमारा रोटरी एक्चुएटर जो भी होगा उसको लुब्रिकेशन देगा, कंट्रोल एलिमेंट्स को लुब्रिकेशन देगा, तो उससे क्या होगा कि उसके जो वियर एंड टियर है वो कम होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस कम होंगे। ये उसका सेकेंडरी टास्क है। हीट ट्रांसपोर्ट अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ हीट जनरेशन यूजुअली इनटू द रिजर्वायर, मतलब ये जहाँ पर भी जाएगा तो वो मान लीजिए कहीं पे हम ऐसी पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हीट हो रही है, वो फ्लो हो रहा है तो हीट जनरेट हो रही है, रास्ते में हीट है, वो सारी हीट कैरी करेगा, हीट कैरी करके रिजर्वायर में लाएगा या वहाँ पे हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा और हीट ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब वो उसको कूलिंग भी कर रहा है साथ में सिस्टम को। ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स टू द फिल्टर, और जो भी वियर एंड टियर हो रहे हैं माइनर जो भी होंगे उसमें वियर एंड टियर, उसको भी वो साथ में अपने फ्लूइड ट्रांसमिट करके लेकर आएगा और फिल्टर्स के थ्रू उसको पास करेगा और सारे जो भी पार्टिकल्स है उसको फिल्टर्स में जाम कर देगा और फ्लूइड फ्लो हो जाएगा और फ्लूइड क्लीन हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस फ्रॉम केमिकल अटैक स्पेशली करोजन, मतलब ये क्या करेगा ना, एक प्रोटेक्टिंग वाल सरफेस कोटिंग बनाएगा, जो भी हमारे टैंक हो गए, एलिमेंट्स हो गए, पाइपलाइन हो गई, पंप हो गया, या भी जो भी हमारे मूविंग पार्ट्स है, सिलेंडर एक्चुएटर, उस पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगा जिसके कारण वो करोजन और ऐसे केमिकल अटैक से वो बचे रहेंगे। तो ये इसके टास्क हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड के। हाइड्रोलिक फ्लूइड में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हाइड्रोलिक फ्लूइड कैसा होना चाहिए,
तो उसको हम समझने के लिए देखेंगे सबसे पहले फंक्शनल कैसा होना चाहिए उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड में। तो गुड लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, मतलब लुब्रिकेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे स्लाइड में देखा कि उसके एक प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेशन, वो सब जगह लुब्रिकेट करता है ताकि वियर एंड टियर कम हो सके। विस्कोसिटी शुड नॉट बी डिपेंड स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि विस्कोसिटी अगर वेरी करेगा तो उसकी लुब्रिकेसिटी चेंज हो जाएगी, उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। इसलिए विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि हाई प्रेशर हुआ मान लीजिए डेंस हो गया तो फिर वो उसका फ्लो या मूवमेंट में उसकी प्रॉब्लम होगी, या टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो विस्कोसिटी उसकी डाउन हो गई तो भी फ्लो या मूवमेंट में उसकी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो विस्कोसिटी जो है वो शुड नॉट बी डिपेंड स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गुड हीट कंडक्टिविटी, अभी देखा हमने कि वो हीट को भी ट्रांसमिट करके अपने साथ कंडक्टिव होना चाहिए ताकि वो हीट को कैरी करके लाए अपने साथ, और हीट को वो हीट एक्सचेंजर में के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करके फ्लूइड अपना वापस अपने टैंक में आ जाए, रिजर्वायर में आ जाए। तो हीट जो है वो उसको कूलिंग इफेक्ट भी करते रहे सिस्टम को। तो हीट कंडक्टिविटी भी उसकी अच्छी होना चाहिए। लो हीट एक्सपांसन कोएफिशिएंट, हीट एक्सपांसन कोफिशिएंट लो होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हीट अप हुआ और वो एक्सपांड हो गया तो इंटरनल प्रेशर उसका वैसे ही बढ़ जाएगा। तो हम जो लोड दे रहे हैं, जो प्रेशर हम जनरेट कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा प्रेशर हो गया अगर सिस्टम में तो वो गड़बड़ कर सकता है। लार्ज इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें वापस से हमें रीगेन करना है। अगर मान लीजिए हमने कंप्रेशन किया, उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो माइनर कंप्रेस होगा, तो वापस अपनी पोजीशन में भी आना चाहिए, उसको उसी पोजीशन में नहीं रह जाना चाहिए। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जो है वो लार्ज होना चाहिए, एकदम से ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो जाना चाहिए। पता चले ज़्यादा ही कंप्रेस हो गया तो फिर वो उसका तो काम ही गड़बड़ हो गया। इसलिए इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जो लार्ज होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इकोनॉमिक कैसा होना चाहिए, लो प्राइस होना चाहिए, ज़्यादा महंगा होगा तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और स्लो एजिंग एंड थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, उसकी एजिंग नहीं होना चाहिए जल्दी से। अगर मान लीजिए उसकी लाइफ ही कम है तो हमारे लिए तो काफ़ी महंगा हो गया, बार बार हम बदल नहीं सकते उसको, टाइम ले। और थर्मल एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, और लॉन्ग लाइफ साइकिल होना चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी लंबी होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिकली हमको बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोलिक फ्लूइड की रिक्वायरमेंट थ्रू सेफ्टी। सेफ्टी के थ्रू कैसी होगी, हाई फ्लैश पॉइंट और इन सर्टेन केस नॉट इनफ्लेमेबल एट ऑल, मतलब ये जो है इसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और ये फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लेमेबल हुआ और हम जब हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, अगर कहीं हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो फ्लैश हो जाएगा, तो वो बहुत ख़तरनाक होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। नॉट इनफ्लेमेबल होना चाहिए और फ्लैश पॉइंट जो है इसका ज़्यादा होना चाहिए। केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए। नॉट एग्रेसिव एट ऑल अगेंस्ट ऑल मटेरियल इन टच, क्योंकि मान लीजिए जैसे वाटर है, वो अगर अपने आयरन के टच में जाएगा तो करोजन हो जाएगा, फिर उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा और वो डिटोरिएट हो जाएगा। जो प्रेशर हमने डिज़ाइन किया है, अगर मान लीजिए करोजन होता है या केमिकल डिके होता है मटेरियल, तो उसका क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी जो है प्रेशर सस्टेन करने की वो कम हो जाएगी, तो वहाँ पे वो डैमेज हो सकता है, रिस्की हो सकता है, वो फट सकता है और वो किसी को नुकसान कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है, अनसेफ हो सकता है। इसलिए केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए उसको। लो एयर डिजॉल्विंग कैपेबिलिटी, एयर डिजॉल्विंग नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि वो फॉर्म फॉर्मेशन करेगा और उसकी जो लीनियरिटी है, फ्लो जो है वो लीनियर होना चाहिए, वो नहीं हो के फ्लो जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा और फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लेमिनार फ्लो हमारे इसमें हमेशा ये ज़रूरी है हाइड्रोलिक्स में कि लेमिनार फ्लो मिले। अगर टर्बुलेंट फ्लो हो गया तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं प्रेशर हाई होगा, कहीं लो प्रेशर होगा और वो डिस्टर्ब कर देगा पूरे सिस्टम को, और कहीं पर भी ब्लास्ट हो सकता है या वो सिस्टम को डिटोरिएट कर सकता है और ये अनसेफ हो गया। इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस क्या होता है, नो इन्वायरमेंटल हार्म, इन्वायरमेंटल को इससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक लीकेज हो गया, स्पिलेज हो गया, तो लैंड कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, लैंड में अगर वो गिर भी जाता है तो वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इस तरह के इसमें नेचर होना चाहिए उसका, इस तरह की उसमें प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए हाइड्रोलिक फ्लूइड में कि वो इन्वायरमेंटल हार्मफुल ना हो। नो टॉक्सिक इफेक्ट हो, कोई ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट भी ना हो कि वो इन्वायरमेंट में फैल गया और किसी के साथ उसका कांटेक्ट हुआ और वो उसके कारण उसमें
कोई डिसेबिलिटी हो गई या फिर कुछ में डिसीज़ आ गई किसी व्यक्ति में, तो वो खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अभी हाइड्रोलिक फ्लूइड टाइप देखेंगे तो क्या है, वाटर 3% यूज़ आता है, मिनरल ऑयल 75% यूज़ है, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है ये। नॉट इन्फ्लेमेबल फ्लूइड्स 9% यूज़ में आ रहे हैं। बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल फ्लूइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल फ्लूइड्स, ताकि क्या है ये हमारे इन्वायरमेंटल को इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, इन्वायरमेंट को हमको सेव करना है। तो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल फ्लूइड जो है वो 13% यूज़ में है। इलेक्ट्रो रियोलॉजिकल फ्लूइड अभी ये डेवलपमेंट में है, इन डेवलपमेंट है, ये आने वाले समय में ये हो सकता है कि ये जल्दी आ जाए और इसका यूजेस होने लग जाए। हाइड्रोलिक फ्लूइड टाइप को अगर हम देखेंगे तो वाटर जो है वो क्लियर वाटर होना चाहिए, वाटर विथ एडिटिव्स होगा, ओल्डेस्ट फ्लूइड बट नाउ डेज देयर इज़ अ रेनेसेंस यूज्ड वेयर देयर इज़ अन एक्सप्लोजन और फायर डेंजर और हाइजीन प्रॉब्लम। जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया या ऐसी कोई इंडस्ट्री हो गई जहाँ पर हाइजीन की प्रॉब्लम है या फिर एक्सप्लोजन का डर है, जहाँ पर कोई फायर सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर हम वाटर का यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक्स में। फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, यहाँ पर देखिए एग्जांपल है कि कहाँ पर वाटर यूजेस होते हैं और इसके एडवांटेज क्या है। नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट में पॉल्यूट नहीं करेगा क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में वाटर हर जगह अवेलेबल है। नो डिस्पोजल एफर्ट, डिस्पोजल के लिए भी कोई एफर्ट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हम डिस्पोज कर सकते हैं इसको अपने इन्वायरमेंट में, काफ़ी चीप है, एवरीवेयर अवेलेबल है। नो फायर, नो एक्सप्लोजन डेंजर, एक्सप्लोड नहीं करेगा, फायर नहीं होगी क्योंकि ये तो फायर को बुझाने के काम में आता है, पानी तो हमारे अवेलेबल एवरीवेयर, सभी जगह अवेलेबल है, जैसा कि अभी देखा हमने। 4 टाइम्स लार्ज हीट कंडक्शन कोएफिशिएंट देन मिनरल ऑयल्स, कूलिंग के लिए वाटर यूज़ करते हैं ना, तो इसकी हीट कंडक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ये मिनरल ऑयल से इसका काफ़ी ज़्यादा कंडक्शन कोएफिशिएंट है, हीट कंडक्शन कोएफिशिएंट, जो कि हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है। जैसे कि हमने पिछले में देखा कि रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए फ्लूइड की, 2 टाइम्स हायर कंप्रेशन मॉड्यूल देन मिनरल ऑयल्स, मतलब इसका हायर कंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा, कंप्रेशन मॉड्यूल जो है ये कंप्रेस भी नहीं होगा, मतलब ये इसके लिए क्या होगा कि ये जब हम वर्क में लेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो इसके कारण हमारे जो प्रेशर या फिर वेरिएशन है वो कम से कम होगा और इजीली हमको जो वर्क है वो मिलेगा। विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरी करने पर इसका विस्कोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फॉर्म चेंज हो जाएगा, जैसे 100 डिग्री के ऊपर वो फिर स्टीम फॉर्मेशन या फिर वो होने लगेगा, वो गड़बड़ है, वो डिसएडवांटेज अब नेक्स्ट पेज में हमको दिखेंगे। अब ये इसमें देखेंगे नेक्स्ट पेज में, तो इसमें दिखेगा आपको वाटर के डिसएडवांटेजेस। वाटर के डिसएडवांटेजेस क्या है? बेड लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक, ये लुब्रिकेशन नहीं करता है, ये बहुत आप सभी जानते हैं कि इसमें लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ही लो होता है, काफ़ी ख़राब है। लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी काफ़ी कम होती है। प्रॉब्लम ऑफ सीलिंग, अब विस्कोसिटी कम है तो क्या होगा कि सीलिंग जो है वो काफ़ी कम होगी। सीलिंग कैसे होती है? 2 पार्ट्स के बीच में जो गैप है वो मिनिमम होता है, उसमें से जो चीज़ पास करे तो वो लीकेज होती है। तो ये सीलिंग प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी कम है तो सीलिंग भी कम होगी, वो इजीली उसमें से पास हो जाएगा। बट हैज़ गुड साइड, लो एनर्जी लॉस, इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। करोजन डेंजर है, स्टील की होती है, कार्बन स्टील की होती है, तो उसमें करोजन इजीली ये इफेक्ट करेगा, करोजन करेगा। केविटेशन डेंजर होता है, रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर है, चूँकि अब इसमें देखिए बहुत क्लियर, वापस केविटेशन आ गया ना, डेंजर। केविटेशन क्या है? जब वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा कि उसमें बबल्स फॉर्म होंगे, स्टील बबल फॉर्म, सो केविटेशन होने लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लिमिटेड टेम्परेचर इंटरवल ऑफ एप्लीकेबिलिटी, फ्रीजिंग, इवोपरेटिंग, अब इसका टेम्परेचर रेंज भी लिमिटिंग है, ज़्यादा टेम्परेचर पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, कम टेम्परेचर पे भी यूज़ नहीं कर सकते। कम टेम्परेचर पे फ्रीजिंग हो जाएगी या ज़्यादा टेम्परेचर पे इवोपरेटिंग हो जाएगी। कंसिक्वेंसेस, नीड्स लो टॉलरेंस एंड वेरी गुड मटेरियल, प्लास्टिक, सिरेमिक, स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट आर एक्सपेंसिव। मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स में क्या होगा? विदाउट एडिटिव्स होगा, विथ एडिटिव्स होगा। कन्वेंशनल यूज़ स्टेशनरी हाइड्रोलिक है। ऑलवेज मिक्सर्स ऑफ डिफरेंट ऑयल ऑफन विथ एडिटिव्स। अभी हमने देखा मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स क्या है? विदाउट एडिटिव्स और विथ एडिटिव्स। विदाउट और विद एडिटिव्स क्या होते हैं ये भी आप इजीली आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि हम
मिनरल ऑयल्स में किस तरह से एडिटिव्स मिलाते हैं, उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब इसमें ये नीचे भी अब दिया हुआ है कि एडिटिव्स क्या क्या करते हैं। जैसे कि देखिए, डिक्रीज करोजन, एडिटिव्स मिलाने से हम क्या करते हैं कि वो करोजन को जो होता है उसको डिक्रीज करेगा, करोजन प्रॉपर्टीज़ को। इंक्रीज लाइफ ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा। इम्प्रूव टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा। इम्प्रूव करेगा पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो उसको इम्प्रूव करेगा ताकि वो इजीली लेकर आए जो भी वियर एंड टियर है, और उसको फिल्टर के थ्रू पास करके और वापस क्लीन हो जाए, और सिस्टम को ऑलवेज क्लीन रखे। क्योंकि जो अगर एमरी पार्टिकल्स उस सिस्टम में घूमते रहेंगे तो वियर एंड टियर बढ़ता जाएगा और बहुत जल्दी से हमारा सिस्टम डिटोरिएट हो जाएगा। एडवांटेजेस देखेंगे तो गुड लुब्रिकेशन, हाई विस्कोसिटी, गुड फॉर सीलिंग, बैड फॉर लॉसेस। मतलब क्या होता है, हाई विस्कोसिटी होने के कारण सीलिंग तो बहुत अच्छी होगी, बट विस्कोसिटी हाई होने के कारण उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे। कैसे लॉसेस ज़्यादा होंगे? क्योंकि पावर ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, हाई प्रेशराइज करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए लाइन के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, कंट्रोल वाल्व्स के थ्रू उसमें ज़्यादा लॉसेस उसमें होंगे। गुड लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक होगा तो हमारी लुब्रिकेशन अच्छा होगा और ये चीप भी होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फ्लेमेबल होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, दोनों ही खतरनाक है उसके लिए। नॉट इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स, अब नॉट इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स आ गए, तो नॉट इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स कौन सा होता है? कंटेंस वाटर, डज नॉट कंटेंस वाटर। दो तरह के हैं, मतलब एक में होगा जिसमें वाटर कंटेंट्स होंगे, एक होगा जिसमें वाटर कंटेंट्स नहीं होंगे। माइंस, एयरप्लेन, प्रोडक्शन, कास्टिंग, रोलिंग, वेयर देयर इज एक्सप्लोजन एंड फायर डेंजर, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? नॉन इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूज़ करेंगे। वाटर ऑयल इमर्सन, ऑयल सिंथेटिक और वाटर फ्री सिंथेटिक लिक्विड्स, ये सब क्या है? नॉट इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हायर डेंसिटी हायर होने के कारण हायर लॉसेस होंगे। मोर इंक्लिनेशन टू कैविटेशन, लिमिटेड ऑपरेशनल टेम्परेचर कम होगा क्योंकि इनमें कैविटेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। कैविटेशन मतलब जो बबल फॉर्मेशन होगा और उसके कारण कैविटेशन होगा, तो ये सारा डिटोरिएट हो जाएगा सिस्टम, इसलिए इसका टेम्परेचर रेंज भी काफ़ी कम है, 55 डिग्री से भी लोअर है। वोर्स लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक, रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम लोड, मतलब लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक खराब होने के कारण उसमें जो रिडक्शन है लोड का, रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। वोर्स डी एरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी उसका काफ़ी वोर्स है। समटाइम्स केमिकली एग्रेसिव अगेंस्ट सीलिंग मटेरियल को भी डिटोरिएट कर देता है या केमिकली उनसे रिएक्ट करता है और उनको लीकेज कर देता है, तो ये भी एक इसमें खतरनाक पार्ट है। बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल फ्लूइड, नेचुरल सिंथेटिक, दोनों तरह के हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर मशीन, मोबाइल हाइड्रोलिक्स, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू मिनरल ऑयल बट मच मोर एक्सपेंसिव होंगे। सिमिलर है मिनरल ऑयल्स की तरह बट एक्सपेंसिव होंगे। इफ़ द ट्रेंड्स कंटिन्यू इट्स यूजेस एक्सपांड्स, प्राइस विल ड्रॉप, मतलब अगर यही हम हर जगह यूज़ होने लगा, धीरे धीरे ये वास्ट एरिया में यूज़ होने लगा, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने लगा, मल्टीपल प्रोसेसेस में यूज़ होने लगा, तो फिर क्या होगा? इसकी प्राइस जो है ड्रॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने इतनी देर वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। Stay ahead of the game, creators. Subscribe and hit that bell for your daily dose of creativity. Join our community and never miss a beat.